मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इससे संबंधित एक स्पेशल गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ इस आपके सामने। स्पेशल मॉडल पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इसमें हर चीज़ कराऊंगा। पहले मैं सेक्शन 1 कराऊंगा जिसमें अति लघुतरात्मक आते हैं, फिर जो आपके सामने जो लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं वो करूँगा, फिर आपको जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं वो करवाऊंगा। पूरा जो एग्जाम का पैटर्न रहता है सेम टू सेम अपन एग्जाम को पैटर्न फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से चीज़ों को अपन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर ये आपको पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल पे अपने आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लीडरशिप से संबंधित अन्य वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, वहाँ से जाकर और भी वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। साथ के साथ आपको पता है शादियों का मौसम चलने वाला है और अब त्यौहार का मौसम भी चल रहा है। तो आप अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो लिंक है, जो प्रोडक्ट है जिन पे सबसे ज़्यादा अभी ऑफर चल रहे हैं, वो लिंक दे रहा हूँ। आप जाकर कोई भी चीज़ों को खरीद सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। पहला प्रश्न है, सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे अपन। सेवक नेतृत्व का क्या परिभाषा होती है? तो सेवक नेतृत्व क्या होता है? देखो, सेवक नेतृत्व क्या होता है? ऐसा नेतृत्व होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है? अपने कर्मचारियों की ज़रूरतों को ध्यान रखना। मैं सीधी सीधी बात बताऊँ, कोई मतलब को नहीं परिभाषा ना पढ़ना है। सेवक नेतृत्व અહીંયા को है, कोई भी नेता है वो आपकी जनता की क्या करे, सेवा करना चाह रहे हैं। जहाँ जहाँ स्टार्टिंग में कोई नेता करना हो, नेतागिरी करना होता क्या करेंगा भाई? कोई भी सड़क कौन बन रही तो बच जाएंगा, एमएलए एमपी से बात करेंगा, आंदोलन करेंगा, लड़ाई लड़ेंगा जनता के लिए। समझ रहे थे? कोई आदमी पर केस लागू, उन सुलझाने को काम करेंगा। कोई आदमी गरीब है तो उकलेन उन दिखा के लाएंगा, है ना। कोई हॉस्पिटल में बात करेंगा। तो यो क्या है? यो ऐसो नेतृत्व है जिसके अंदर लोगों की सेवा करी जाबो, क्या कहलावा है? सेवक नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जो इम क्या करोगे, जो नेता या कर्मचारी है वो क्या करोगे, आपके जो का नीचे जो लोग हैं, मतलब नेता वो अपना कर्मचारी होगा, वो सब अपना कर्मचारी की क्षमता बढ़ाने पे कार्य करेगा, उन्हें सेवक नेतृत्व के रूप में जाना जाए। उदाहरण के रूप में मदर टेरेसा और विनोबा भावे इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अगला क्या है? एक ट्रांसफॉर्मिंग लीडर के 2 गुण लिखे। तो ट्रांसफॉर्मिंग लीडर कौन होता है? एक परिवर्तनशील लीडर कौन होता है? आया को आदमी जो आप थारे अंदर परिवर्तन लेते। मतलब एग्जाम्पल समझाए ना, जब एक क्लास जो मास्टर क्लास ली पहली वीडियो लिंक में दे रखो, जाके पढ़ लियो। के बताया था ना कि कोई भी आदमी है वो प्रेरणा देगो था, मतलब खुद में थारे अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो। जहाँ थे कोई संत आदमी, कोई संत महात्मा का प्रवचन सुनो तो वो क्या करो, थारे जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करोगे। समझो, उसको खुद को आचरण है करोगो और फिर थारे जीवन में बदलाव ला के कुछ थाना आगे बढ़ाने को कार्य करोगो। यहाँ का नेता ने क्या कहो जाए, यहाँ का व्यक्तित्व के क्या कहो जाए? परिवर्तनकारी नेता के नाम से जाने जाए। जहाँ कहो कि सुबह टाइम से उठा करो, फोन कम चलाया करो, आपका घर का ही बात माना करो, यहाँ की बात कहो ना, वही परिवर्तनकारी नेता के रूप में जाने जाए। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आपके अंदर प्रेरणा देगा। क्या करेगा? वो खुद ऐसे कार्य करेगा। सुबह भाई, अब मान लो जो आदमी था ना प्रवचन दे रहे, वो खुद ही सुबह 10 बजे उठ रहे, तो क्या इंस्पायरेशन होगी था ना? कोई नहीं हो ना। तो वो खुद आदमी सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, वो अया का काम करें ही जीवन में, जिससे था ना प्रेरणा मिले। दूरदर्शी, वो आपको भविष्य के बारे में बताएगा। वो आपको बताएगा कि जीवन में इस राह पर चलोगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। समझ में आ गया आपको? वो आपको भविष्य के लिए क्या बताता है? भविष्य के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें बताता है। अगला क्या? नियंत्रण का केंद्र। तो नियंत्रण का केंद्र क्यों है? देखो, अब थे पढ़ाई कर रहे हो, समझ में आगो। अब पढ़ाई करके थे अच्छे तरीकों पढ़ा, उसका है कि थारा कम नंबर भी आ जाए, उसका थारा बहुत बढ़िया नंबर भी आ जाए, तो रिजल्ट आना अपना हथम को नहीं। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करी, नौकरी लागनो है नहीं लागनो, थारा थम को नहीं। थारा थम क्या है भाई? अच्छा तरीका से पढ़ाई करनी। तो लोकसभा के अंदर क्या बोला जाता है? जो आपके हाथ में हो वही चीज़ें आप करो। आपके जो चीज़ें हाथ में नहीं उनके बारे में ना ज़्यादा सोच विचार करो, ना ज़्यादा उन सब चीज़ों को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करो। जैसे किस्मत आप थारा थम को नहीं, परिस्थिति थारा थम को नहीं। अब तो बहुत बढ़िया तरीके करके गया, लेकिन क्यों पेपर को इकट्ठे कोई ऊक चूक लीक होगो और थारी को नहीं आए नंबर। समझ में आ गई? तो ये चीज़ में लेके कौन बैठने, थारो काम है पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जटे कमी उन पर ध्यान दो। आज नहीं तो कल थे ई भर्ती में, नहीं तो दूसरी भर्ती में कठिन ना कठिन सिलेक्ट हो जाओगा। तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है नियंत्रण केंद्र को, आंतरिक नियंत्रण और बाहरी नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण क्या होता है? वो चीज़ें जो हमारे नियंत्रण में हो,
समझ समय का अपने नियंत्रण में क्या है, सुबह सरकारी नौकरी तैयारी करो, सुबह टाइम से उठो, चीज़ान पढ़ो, रिवीजन करो, नोट्स पढ़ो, जो वीडियो कोई टॉपिक कमजोर हो पर कमजोरी पर काम करो, मॉक टेस्ट दो, ये चीज़ अपने हाथ में ना, बाहरी ताकतें जो अपना हाथ में को नहीं, एग्जाम टाइम से होगी को नहीं हुआ है, समझ में आगा, पेपर में सिलेक्शन होगा को नहीं हुआ है ना, पेपर देने जाओगा बीच में बस मिले कौन मिले, ये चीज़ अपना थम को ना, ये चीज़ बाद की बात है। तो हर सब चीज़ों पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना। तो जो चीज़ें आपके हाथों में नहीं होती उसको क्या कहा जाता है, बाहरी नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट क्या है, एक प्रभावी नेता के 2 आवश्यक गुण लिखिए। तो एक जो एक नेता है जिसको जनता पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण है, जनताओं की हर बात माना है, उसका 2 गुण क्यों ही, पहलो है ईमानदारी। अगर कोई भी देखो सीधी सीधी बात है, ईमानदारी के तो दिखाओगे नहीं, नाटक करोगे ईमानदारी को, लेकिन यही है अगर नेता है ईमानदारी से काम करोगे जनता की सेवा के लिए, क्यों जनता मूर्ख तात को निबेड़ तो पाठ ही जाएगी, ईमानदारी काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो अपना नैतिक मूल्य से टिके हुए जनता की सेवा कर रहे हो और लगातार कार्य करते जा रहे हो ईमानदारी के साथ, तो आज नहीं तो कल के जनताओं ने उनको चुनाव करेगी। तो पहला गुण क्या होना चाहिए, प्रभावी नेता में ईमानदारी। दूसरों के दूरदर्शी, भाई ऐ की सोच नहीं कि 1945 की सोच है, नेता को कार्य क्यों है, जनता है, समाज में हर व्यक्ति को तो दिमाग तेज को नहीं हुआ, तो जनता है, नेता कौन बनी, जो भाई घना सारी जनता ने नेतृत्व कर सके, इतनी सारी जनता में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति नेता बना है ना, तो उसकी सोच भविष्य को लेकर सकारात्मक होनी चाहिए, जनता आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। अब वो आदमी की सोच 1945 जाए कि जब वो के भविष्य को निर्माण कर ले, समझ में आ गई कि जैसे बच्चों के लिए शिक्षा स्कूलों का निर्माण कर दिया, कोई अस्पताल का निर्माण कर दिया है ना, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई उद्योग वगैरह लगा के दे दिया ताकि बच्चे क्या कर सके, भाई अगर जो रोजगार नहीं प्राप्त कर रहे हैं वो वहाँ पर रोजगार कर सकें। समझ में आ गई, इस समय टेक्नोलॉजी का बढ़ावा बढ़ रहा है तो जनता को जागरूक किया कि भाई टेक्नोलॉजी को अपनाया करो, है ना, सारे दिन रील देखने से कुछ नहीं होगा, उस रील से भी कुछ आप बेहतर कर सकते हो। इन सब चीज़ों को आपको बताने वाले नेता कैसे होते हैं, प्रभावशाली नेता होते हैं जिनमें ईमानदारी देखने को मिलती है और दूरदर्शिता देखने को मिलती है। अगला क्या है, व्यवहार संबंधी नेतृत्व। तो बिहेवियर लीडरशिप कैसी होती है आपके सामने, व्यवहार संबंधी नेतृत्व क्या होता है, व्यवहार संबंधी नेतृत्व ये बताया जाता है कि मान लो कि जो नेता होते हैं ना वो जन्म से पैदा नहीं होते हैं, मतलब यहाँ कोई नहीं कि कोई नेता है कि वो जानता है आपकी माँ का पेट जामे और जानता है नेता बन गो, कोई कौन बने, जन्म व्यक्ति जब आगे आगे बढ़े जीवन में संघर्ष करे, चुनौती देखा गो, है ना, जब वो नेता बने, पहले क्या करेंगे, पहले स्कूल में मॉनिटर बने गो, है ना, बाद में क्या कि स्कूल को जो हॉस्टल वगैरह में रखो तो उनको जो क्या बोले आखिर नहीं लीडर उठे, लीडर बनेगो, स्पोर्ट्स में तो उठे लीडर बनेगो, बाद में कॉलेज में जाओ तो छात्र नेता बनेगो, थोड़ा सा दिनों तक कई दिनों तक संघर्ष करोगे ग्राउंड पर, बाद में जाके कोई नेता बनेगो। तो यही बात बताई गई बिहेवियर संबंधी नेतृत्व में कि कोई आदमी जन्मजात रूप से नेता नहीं होता है, वो क्या होता है, वक्त के साथ आपके सामने चीज़ों को सीख कर भी नेता बन सकता है। समझ में आ गया, अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार पर लगातार काम करके एक अच्छा नेता बन सकता है। नेतृत्व में विश्वास की परिभाषा करिए। तो नेतृत्व में विश्वास वह स्थिति है, विश्वास क्यों है कि भाई एक बात बताओ, कोई भी थे थारा एमएलए एमपी सरपंच ने क्यों चुनो हो, उन थार पर भरोसा था ना, ऊपर वो आदमी पर भरोसा हो कि भाई वो आदमी है अपनों काम करा देखो, कोई भी समस्या होगी तो को समाधान करा देगो, कोई विकट परिस्थिति होगी को समाधान करा देगो, थारे गांव में थारे समाज में अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है सार्वजनिक जो का आथा में जो या सड़क को निर्माण हो, खेल मैदान को निर्माण हो, या फिर समाज में और कोई विकट परिस्थिति आ गई, बोरवेल को निर्माण, यहाँ की चीज़ों को आथा में वह करवा देगो। तो कोई भी ईमानदार, कोई भी नेता है, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, उस पर क्या होना चाहिए आपको, वो ईमानदार होता है, उसकी क्षमता और उसके चरित्र पे आपको क्या होता है कि वो आपको विश्वास होता है कि वो ये सब कार्य करवा देगा, तभी तो आप उसको विश्वास करके चुनते हो। तो कोई भी नेता है, कोई भी नेतृत्व पे जब इंसान को विश्वास होता है तभी उसी का चुनाव होता है। अगला क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस होती है भाई, कई कई आदमी में है कि भावना है कि बात नेता देख लो थे भाई क्या करेंगे, एक समाज में जाके बैठेगा तो हुण जाए की बात करेंगे, फिर दूसरा समाज में चल जाएगा, चाहे पहला डाक साथ उनकी बनती नहीं है, दूसरी समाज लड़का है तो हुण जाए की बात करेंगे, तीसरा कर जाएगा हुण जाए की बात करेंगे, है ना, चाहे पहले जाएगा कोई शोक संदेश में जाएगा तो ठेकेंगे हो रामदयाल जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, मैं तो मिले ही करते हूँ उठ तो बैठता, फिर दूसरा में जाएगा कोई का ब्याह में जाएगा तो हम उठे जाके बधाई कर देगा। तो हुण में क्या की क्वालिटी है, भावना ने नियंत्रण करने की। तो कुछ व्यक्तियों में आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत तेज होती है, क्यों, क्योंकि वो दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनको प्रतिबंधित कर सकते हैं, मतलब कोई आदमी पर नियंत्रण कर सकी भावना पे और उनको उपयोग करके वह क्या कर सकी आगे बढ़े हैं।
समझ में आ गई, अपना पे भी कंट्रोल कर सकें और दूसरा की भी समझ सकें। मान लो कई आदमी बहुत गुस्सा हुआ है, कई आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, लेकिन वह क्या संतुलित हुई, उन्हें गुस्सा होता हो लेकिन वह दिखावे को नहीं ऐ का इंसान। व्यक्तित्व लक्षण क्या होता है, पर्सनालिटी ट्रेट क्या होता है? तो व्यक्तित्व लक्षण होता है व्यवहार, सोच और भावनाओं को स्थिर व दीर्घकालीन पैटर्न। मतलब व्यक्तित्व के क्या लक्षण होते हैं? कोई भी इंसान का व्यवहार, सोच और भावनाएं होते हैं वो लंबे समय तक चलती रहती हैं आपके। समझ में आ गया? जैसे कि कोई आदमी जन्म जन्म से गुस्सा था, बचपन से गुस्सा कर रहा है, तो देख चाहे मरतो मरतो भी वो लड़तो ही जागो, वो है ना कई आदमी बिहेवियर। और कोई आदमी ज़्यादा इमोशनल तो वो हमेशा रहेगा। तो बिहेवियर क्या होता है? आपकी व्यवहार, जैसा आपका व्यवहार है ना, जैसी आपकी सोच और भावनाएं हैं वो स्थिर है और दीर्घकालीन, मतलब बहुत लंबे समय तक। जैसे बचपन में जैसा रहता है वैसा इंसान इंसान जवानी में नहीं रहता, जवानी में रहता वैसा बुढ़ापे में रहता। इंसान के बिहेवियर, सोच और ये भावनाएं बदलती हैं लेकिन लंबे समय तक वो आपके साथ रहती हैं। तो बचपन में कोई बच्चा रहेगा तो 5-7 साल वैसा बिहेवियर करेगा, फिर जवानी के 5-7 साल एक जैसे बिहेवियर करेगा, फिर वक्त के साथ मेच्योरिटी तो आती है, लेकिन लंबे समय तक आपके अंदर कोई एक भावना है, उसी को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व के नाम से जाना बनाया जाता है। और यही चीज़ें एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाती हैं। जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति है, कोई इंसान मिलनसार व्यक्ति है, कोई अंतर्मुखी है, मतलब आपका घना घना रहबार को निकला, कोई बहुमुखी है, मतलब जो आपके सामने जन को बाहर ना कनेक्शन बढ़िया हुए। तो यही व्यक्तित्व की पहचान होती है कि जो इंसान के एक दूसरा को जो व्यवहार है, सोचने को तरीकों है, ये अलग अलग हुए हैं। अगला क्या है? नेतृत्व का गुण सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी। तो नेतृत्व का गुण सिद्धांत आपको क्या कहता है? ये रोल्फ स्टोल्डिंग के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। गुण सिद्धांत में क्या है कि कोई भी आदमी वो जन्मजाति पैदा हुआ है, यो क्या बताइए भाई, कोई एक नेता है, महात्मा गांधी कितो बड़ो नेता, कितो बड़ो नेतृत्व करो भारत को, उनको बेटो तो कोई से बड़ो नेता बने ना, कौन बने ना? क्यों? इस चीज़ में क्या सिखाई गई? कोई भी नेता होता है वो जन्मजात से ही उसके अंदर वैसे गुण होते हैं और वही नेता गुण अच्छे नेता बन पाते हैं जिनके अंदर बचपन से ही गुण होते हैं। ये किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया था? रोल्फ स्टेल्डिन के द्वारा नियम दिया गया था। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये चीज़ें अपना सेक्शन फर्स्ट था। अब देखो उसका ये प्रश्न था सेक्शन बी में जाए, सेक्शन सी में जाए, लेकिन यो पढ़ेड़ो थारा बहुत काम आओ। खंड ब की बात करें, नेतृत्व और प्रबंधन के बीच में अंतर। तो नेतृत्व और प्रबंधन के बीच में क्या अंतर देखने को मिलता है? मैंने पूरी वो बना दिया आपके सामने, चार्ट सा बना दिया और इससे आप अच्छे से समझ सकते हो। पहली बात समझाऊंगा, नेतृत्व गुण और प्रबंधन गुण। समझ लो एकदम जीरो पे था ना, इस हिसाब बढ़ा रही हूँ। नेतृत्व गुण क्या है? नेतृत्व करे जो थारे इस कॉलेज में हम छात्र नेता है, उनको काम क्या है भाई? थारे कॉलेज की फीस बढ़ाई, तो भाई अब कॉलेज की फीस बढ़ाई तो वो क्या करोगो? विरोध करोगो, है ना? विरोध करने को कार्य होगो, जनता ने थार प्रिंसिपल ने समझाओगो, थान सब ने बेड़ा करोगो, तो वो क्या है? वो है नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। मैनेजमेंट कौन है? थारा मैनेजमेंट कौन है? प्रिंसिपल सर कहीं थारी कॉलेज ने मैनेज करी, प्रबंधन करने को कार्य। कॉलेज की फीस को आदेश कठवा यूनिवर्सिटी, तो उनको काम करने को क्या है? वह विरोध कौन कर सकी? कदे यूनिवर्सिटी वाले जाए कहीं क्या बढ़ाई थी फीस, बस तो सीधो उनको काम किया प्रबंधन करने को। मतलब अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस बढ़ाई तो 500 रुपया भाई थाने कह दिया कि फीस थारी ज़्यादा लगेगी। समझ में आई? क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊपर से निर्देश दिया जाए। तो नेतृत्व और प्रबंधन में क्या अंतर होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उदाहरण से आपको समझ में आ गया और अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से एकदम ऐसे समझ लो। अगर ये पर्सन आ गया तो आप आपका नाम भूल जाओगे लेकिन इस पर्सन को करना नहीं भूलोगे। मुख्य उद्देश्य क्या होता है नेतृत्व का? लोगों को प्रेरित करना और दिशा देना। तो जो लोग नेतृत्व करते हैं वो क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। अब थारी 500 रुपया फीस बढ़ गई तो अब जो छात्र नेता वो क्या करोगे? सारा लोगों समझाओगे, अरे फीस बढ़ा दी क्या करो हो, ये हर साल बढ़ाया जा रहे हैं, यहाँ आप क्या काम चलोगे, तो वो क्या करोगे? थन सब ने इकट्ठा करोगे। अगला क्या है? प्रबंधन का क्या होता है? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना और संसाधनों को नियंत्रित करना। अब 500 रुपया फीस बढ़ा दी तो थारा जो प्रिंसिपल से नहीं भाई क्या करेंगे भाई, उन्हें तो फॉर्म भराना ही थारा, उनको लक्ष्य, उनको काम के कॉलेज का हर छात्र को फॉर्म भरी जा। तो भाई क्या करेंगे? अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सब छात्रों ने क्या कहेंगे कि भाई फॉर्म भराओ, थारे ना लास्ट डेट निकल जाए तो बाद में मन ना खाऊंगा कि मेरा फॉर्म कौन भरेगा। समझ में आ गई? तो ये जो नेतृत्व करते हैं वो तो प्रेरित करेंगे आपको, और जो आपको प्रबंधन वाले क्या, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाएंगे। समझ में आ गई? और नहीं भरे तो प्रोफेसर कहेंगे नहीं चुप कैसी क्या समझाओ दिया। दृष्टिकोण की बात करें, मतलब दृष्टिकोण क्या होता है? परिवर्तन उन्मुख। ये कैसी बात करेंगे? अब वो क्या खगो छात्र नेता कि 500 रुपये फीस बढ़ी तो अपने काम करो, को रोलो रब्दो करो, कोई आंदोलन करो ताकि परिवर्तन लियास का ये 500 रुपया बढ़ेड़ा कम करवा।
की बात करेंगे, परिवर्तन की बात करें। जो लोग नेतृत्व करें वह की बात करें, परिवर्तन लाने की। अच्छा, प्रबंधन क्या करो, स्थिर उन्मुखता। स्थिर उन्मुखता क्या है, वह चाहे 500 रुपया बढ़ो, चाहे 1000 बढ़ो, चाहे 500 रुपया घटो, थार प्रिंसिपल सर ने कोई मतलब को ना, उन्हें तो सिर्फ लागू करने को काम है। तो उनको व्यवहार कह रखो, स्थिर रखो, मतलब वह कोई भी बदलाव कौन करेगा, उन्हें बदलाव से कोई मतलब को नहीं, जो उन्हें बता दी गई बात चीज लागू करने को काम है। अगला क्या है, फोकस। फोकस मतलब ध्यान किस पे रहेगा, तो नेतृत्व करने वाले लोगों का किस चीज़ पे ध्यान रहता है, लोगों पर। किस पे ध्यान रहता है, आपको लोगों पर ध्यान रहता है। और क्यों, क्योंकि सारा टावरा पर ध्यान है कि भाई टावरा समझावा, ताकि बके इस चीज़ से प्रेरित हो। अच्छा, अब जो प्रबंधन करने वाले व्यक्ति का किस चीज़ पे ध्यान रहेगा, प्रक्रियाओं और प्रणाली पर, कि किस प्रकार की हमें प्रणाली लागू करनी है ताकि हर बच्चा वो प्रेरित हो सके। तो किस पे आपको उसका ध्यान रहेगा, प्रक्रियाओं और प्रणालियों पर। कार्य की बात करें तो आपके सामने अब जो कॉलेज का जो आपके सामने छात्र नेता, उसका क्या कार्य है, हर व्यक्ति को प्रेरित करेगा, लोगों में विश्वास बनाएगा और परिवर्तन लाना। तो क्या क्या कार्य होंगे, सभी बच्चों को प्रेरित करेगा कि धैर्य, समझ जाओ, करो आंदोलन। फिर क्या करो, सब में विश्वास बनाओ, सब सारा सारा टब्बर आ जाऊंगा, सही खरे भाई, गलत कोई नहीं बात, 500 रुपया फीस बढ़ गई, मैं तो 500 रुपये बचाया करता घर का लेके, अब इकट्ठे बचाऊंगा। तो सारा टाबरा में विश्वास होगो, फिर क्या करो आंदोलन लियो। फिर क्या करो, आंदोलन लियो और परिवर्तन की बात करी जाए। कॉलेज में रोड रब्दो करके यूनिवर्सिटी में 500 रुपया कम करवाया जाएगा। समझ में आ गई। अच्छा, प्रबंधन सर क्या करेंगे, 500 रुपया बढ़ने पर योजना बनेगा कि क्या फॉर्म भराया जाए सारा टाबरा का, है ना। और छात्र नेता लेटर लगोई को तो कोई आने जानी याद को नहीं। दूसरे क्या, बजट। अगला कार्य क्या होगा नेता का, बजट बनाने का कार्य करेगा, स्टाफिंग करना, जो स्टाफ होगा भाई थार प्रोफेसर थार ढंग से पढ़ावें, कौन पढ़ावें, है ना। कॉलेज की परीक्षा टाइम पर हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर थारे जो कॉलेज में जो प्रिंसिपल सर का क्या कार्य है, थारी कॉलेज में प्रबंधन करने को, कॉलेज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझ में आ गया ना थारा अच्छे से। यो नेतृत्व और प्रबंधन में अंतर है। टेक्निकल जो परीक्षा लिखनी चाहिए वह भाषा भी समझा दी, और इजी भाषा हम भी समझा दियो था, दोनों चीज़ समझा दी। अब करके क्या होगा वो थार पर डिपेंड करे। या की बात करें, है ना, पहले प्रश्न में अथवा में होना, पहले थोड़ा प्रश्न। तो नेता और प्रबंधन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए और एक संगठन में उनकी भूमिकाओं को चर्चा कीजिए। तो अंतर के नेता और प्रबंधन में ये तो थाने बता दियो, अब संगठन में उनकी भूमिका क्यों है, इस पर चर्चा जरूर कर लेंगे आप, है ना। जहाँ चर्चा अपने तन फिर मन की चर्चा भी एक रहे, लेकिन बहुत जनता ने बठो बैठाए मन की चर्चा चक्र। अगलो क्या है, संगठन में उनकी भूमिकाएं। तो संगठन में नेतृत्व की क्या भूमिका होती है, पहला क्या, प्रबंधन की क्या भूमिका होती है। तो प्रबंधन क्या सुनिश्चित करता है कि काम समय पर हो, बजट के भीतर पूरा हो, संसाधनों का कुशलतापूर्ण उपयोग हो। समझ में आ गया, एक एक चीज ना फाफली भाषा में समझा भाई। प्रिंसिपल सर को उदाहरण फिक्स अपना। तो संगठन को क्या कार्य है कि काम समय पर हो, काम समय पर मतलब थारो कॉलेज में जा रहे हो, सिलेबस थारा प्रोफेसर था टाइम पर करावें। समझ में आ गई, कॉलेज की परीक्षा था टाइम पर हुए, प्रैक्टिकल टाइम से करवा दी, यूनिवर्सिटी का द्वारा अगर कोई भी आदेश जारी करो वो समय पर लागू करवा दिया जाए। समझ में आ गई ना, यो ही तो काम है। तो पहलो काम क्यों है कोई भी प्रबंधन को, कि यो काम करे कि भाई कोई भी कार्य वो समय पर पूरा करवा दिया जाए, बजट का भीतर पूरा करवा दिया जाए। मतलब कॉलेज में प्रोफेसर होगा, चाहे खेल कोई प्रतियोगिता होगी, या फिर कोई कॉलेज फेस्ट होगो, जितनों भी खर्च है, या फिर कोई मेंटेनेंस को खर्च होगो, वो बजट जितनों कॉलेज को बजट है उसका मायने उन पूरा करवाना है। અહીંયા कोनी की 1 लाख रुपये की तो कमाई हो रही है और 2 लाख रुपये खर्चो कर दियो, तो कितना दिन कॉलेज चल जाए, कौन चल, लेकिन थोड़ा सा गणा दिन। तो यही है, वो जो काम है वो बजट के अंदर भी पूरा करवाना है। अगलो क्या है, संसाधनों का कुशलतापूर्ण उपयोग करना। अब संसाधनों को कुशलतापूर्ण उपयोग करना क्यों है कि जहाँ थारा कॉलेज के अंदर के ही प्रैक्टिकल की लैब है, तो थारा समय पर प्रैक्टिकल कराए जाए। अब स्पोर्ट्स का जो थारा इक्विपमेंट ले रखा है, वॉलीबॉल का, क्रिकेट का, तो अब पड़ा है तो आज को नहीं आप ही खेल लेंगा, तो थाने के ही उनको खेलन के लिए थाने प्रेरित करनो, एनसीसी करानी। तो जो जो संसाधन वही कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं, तो कई प्रोफेसर तो थानवीर के तो फोन पर रील देखबो करी ही, है ना, और उनका करना जाओ जहाँ मायना पड़ेगा, क्यों नौकरी लाग गया सरकारी, आप ही मायने पड़ी। तो उन्हें कॉलेज सर को के प्रिंसिपल सर को के काम उन्हें खाना कि जाओ पढ़ा दो टावना थोड़ा बहुत। तो ये सब चीज़ किसके कार्य होते हैं, संसाधनों का कुशलतापूर्ण उपयोग करना, दैनिक कार्य को व्यवस्थित करना, और डेली के डेली जो क्या क्या कार्य कॉलेज में किए जाएंगे उन सब चीज़ों को व्यवस्थित करना। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला क्या, नेता की क्या भूमिका होती है। नेता अधिक दूरदर्शी होते हैं, नेता के आगे की सोचेगा, क्यों नेता बने आगे की सोचने के लिए जा है, और वे एक सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाते हैं, जैसे कर्मचारी सशक्त हो। तो नेता का कार्य क्या होगा, तो आपके सामने छात्र नेता का कार्य क्या होता है भाई, वो आपको सशक्त बनाने का कार्य करेगा। अगला पॉइंट क्या है, एक छात्र नेता का कार्य क्या होगा, वो भैया आपको सशक्त बनाएगा कि भाई कहीं थे ना थारा साथ कोई अन्याय नहीं हो जा, कॉलेज में फीस बढ़ रही है,
कॉलेज में परीक्षा टाइम से को नहीं हो रही है, अब की बार कॉलेज फेस्ट फोन कराए गो, प्रतियोगिता कॉलेज में जो अगर प्रतियोगिता कराई जाए यूनिवर्सिटी के द्वारा उन थारी कॉलेज भाग कौन ले रही है, प्रिंसिपल आनाकानी कर रहे हैं कि कहें 2 रुपया खर्च नहीं हो जाए, तो क्या करेगो छात्र नेता है वो क्या करो ज्ञापन सौंपेगो, आंदोलन करेगो, तो इससे क्या यूनिवर्सिटी हो गई या कॉलेज हो गई जो थाना फायदा होगा, छात्रा के लिए कर्मचारी के लिए फायदा के लिए नेतृत्व है काम कराए, उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। और उन्हें क्या करोगे भाई उसका है कि काफ़ी बार था लाठी डंडा भी खाना पड़ जाए भाई, बदलाव करने के लिए तो ये तो नियम ही रही हो कि लाठी डंडा तो खाने पड़ी, तो उन्हें प्रेरित करो कि मुश्किल समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ता है। ये तो हो गया आपका आपके सामने जितना भी जो प्रश्न है लीडरशिप से संबंधित। अब अगला प्रश्न क्या है, नेतृत्व में गुण सिद्धांत ट्रेड थ्योरी की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है आपको, मतलब ट्रेड थ्योरी गुण सिद्धांतों की थान पढ़ाई भी करनी है और उसका नुकसान भी बता देना, दोनों चीज़ बता देना। तो नेतृत्व का गुण सिद्धांत शुरुआती नेतृत्व सिद्धांतों में से है, मतलब ये सिद्धांत है ना स्टार्टिंग में कोई सिद्धांत दिया गया जद दियो गयो थान बेरो भी पाठ जगह की विचारधाराओं क्या लगा है। इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कहा है कि कुछ व्यक्ति जन्मजात नेता होते हैं और कुछ में विशिष्ट व्यक्तिगत गुण होते हैं, मतलब इम क्या कहोगे कि लोग है ना जो लोग नेता बने बहुत आगे तक बढ़े उनका जन्मजात ही नेता बनने का गुण हुई, समझ में आगो जहाँ उनके अंदर स्टार्टिंग में जहाँ इंटेलिजेंट होगा थारा सब में थारा छात्र नेता में देख ले कितनी चालाकी आई, इंटेलिजेंट भी होगा, ईमानदारी होगी, सामाजिकता सब लोगों के साथ उनकी बढ़िया बनेगी, प्रिंसिपल सर के साथ भी बनेगी, प्रोफेसर के साथ भी बनेगी, टावरा के साथ भी उतनी बनेगी, तो सबके साथ उनकी उतनी ही बने भी है, सामाजिक भी हुई। ये विचार हमें सिखाता है कि इन गुणों की पहचान कर ले तो हम नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो अगर थाने कॉलेज में या स्कूल में अगर इन सब गुणों को पहचान कर लियो जाकि यो छोरो आगे जाके या लड़की यो लड़को आगे जाके भावी नेता बन सके, इन ये गुण ही तो क्या उसके हम आगे जाकर बहुत अच्छे नेताओं का निर्माण कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है गुण सिद्धांत में यही बात कही गई कि कोई नेता है वो क्या है जन्म से ही पैदा होते हैं, उसके अंदर क्या होता है जन्म से ही नेता बनने के गुण हुए हैं। समझ में आगो जब आलोचना थान पढ़ाऊंगा जब थान समझ में आ जाएगी शुरुआती टाइम की थ्योरी क्यों मानी जाए, कोई सार्वभौमिक भौमिक सोची नहीं है। तो शौक कुर्ता ने कोई जो शोध करता उसने कोई ऐसे गुणों की सार्वभौमिक सोची तैयार नहीं की जो सभी प्रभावी नेता में पाई जाते हो। तो जब आपके सामने जब इस लिस्ट को बनाया गया, जब ये बात बताई गई कि कोई नेता हुए कौन सा गुण हुए हैं, बात तो खती गई कि कोई नेता में ये गुण होना, ये नेता में ना जन्म से गुण हो, लेकिन यह बात कौन बताई गुण कौन सा है, समझ में आ गई, सिर्फ बात कह के छोड़ दी, कोई सूची बना के कौन दी। अगले वाला पॉइंट क्या, स्थिति को नज़रअंदाज करना। तो कोई भी नेतृत्व होता उस वो क्या होता है समय के साथ उसके अंदर बदलाव देखने को मिलता है। जैसे एक बात बताओ, कोई आदमी अगर कोई आदमी पढ़ाई में बढ़िया तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो आपका सामने स्पोर्ट्स में बढ़िया, और स्पोर्ट्स में बढ़िया पढ़ाई भी बढ़िया तो जरूरी थोड़ी सामाजिकता में बढ़िया इंट्रोवर्ट आदमी हुआ है ना, पढ़ाई जो समझ लो जो कोई सारा लोगों के साथ बने लेकिन उसको के वो पढ़ाई में कोई इतना ज़्यादा होशियार को नहीं, तो पढ़ाई से संबंधित कार्य वो नेतृत्व कौन कर सके, और उसका वो स्पोर्ट्स में भी बढ़िया कौन हुआ तो वो स्पोर्ट्स से संबंधित कार्य कौन कर सके। तो आपको पता है ये सिद्धांत ने क्या कर दिया, स्थिति को नज़रअंदाज कर दिया। तो आपको पता है एक प्रभावशाली नेतृत्व होता है करने वाले व्यक्ति एक गुण के है, एक गुण है वो एक बार में प्रभावी उसका, कोई पढ़ाई वाला इंसान पढ़ाई का नेतृत्व में ज़्यादा सही उसका है, कोई जो स्पोर्ट्स वाला व्यक्ति स्पोर्ट्स में ज़्यादा सही उसका है। तो यही चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति है वो एक ही काम एक बार में कर सकता है, एक ही गुण उसका सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो यही है कि इस सिद्धांत में स्थिति को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया गया। नेतृत्व को सीखने की उपेक्षा, अच्छा इसमें क्या बता दिया, इसमें सारी चीज़ें वो किस पर डाल दी गई, जन्मजात पे। कोई व्यक्ति अगर जन्मजात रूप से गुणवान है, जन्म से अगर उसके अंदर ज्ञान है तो वो क्या करेगा आपके सामने हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेगा। लेकिन इसमें क्या कर दिया आपके सामने, इससे क्या होगा, अगर कोई आदमी लागन लाग जाए कि मैं तो जन्म हुई होशियार हूँ, मन तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बाद में तो पढ़ने की जरूरत ही कट पड़े स्कूल कॉलेज जाके, समझ में आई। तो यही है, इसमें आपको जीवन में आगे सीखने की जो उपलब्धि है उसको खत्म कर दिया गया। और आपको पता है कोई भी नेतृत्व होता है वो जब भी सफल होता है जब उसमें वो परीक्षण मिलता है और अनुभव मिलता है। तो भारत में तो यह बात कही जाए नेता भारत में कद बने जब 60 साल की उम्र जाए जल्दी तो नेता बनना शुरू हुआ ना भारत में। तो यही बात है, नेतृत्व है वो क्यों है 60 साल बाद में नेता क्यों, जब 30-40 साल को अनुभव हो जाए ना लोगों को और नेतृत्व करने वालों को जना वो एक बढ़िया नेता बने, समझ में आ गया। तो अनुभव और परीक्षण का हमेशा महत्व रहता है। इसीलिए इस थ्योरी की यही कमी है कि इसने क्या कर दिया, इसने लोगों को जो नेतृत्व में सीखने की जो कला होती है उसको बिल्कुल ही नष्ट कर दिया। अब मेरी बात सुन लो थे,
यह चीज़ तो समझ ली, पेपर में लिख भी आयो, लेकिन पेपर में वो चार्ट जरूर बना के आनो। अगर कुछ बना के आओ नहीं हो, वो चार्ट जरूर बना के आनो। क्या बना के आना है? गुण सीधो सीधो लिखना, गुण सिद्धांत की मान्यताएं। गुण सिद्धांत की मान्यताओं में क्या लिखना है? नेता जन्मजात होते हैं। इम क्या कहोगे कि नेता है वो जन्मजात होते हैं। फिर इसमें क्या बताया गया? उनमें नेता जन्मजात होते हैं, और इसमें क्या होता है? उनमें विशेष गुण पाए जाते हैं। अगला क्या है? हमें उन गुणों की पहचान करनी चाहिए ताकि उन्हें नेता बनाया जा सके। सारी थ्योरी है ना शॉर्टकट में लिख दी, इन्हीं फ्लो चार्ट बोले जाए। अगर थारो कॉपी चेक करनी हो, अगर यह देखो तो सोचो यार ये छोरो अलग करियो सबके में, या लड़की अलग पेपर में करियो तो ज़्यादा नंबर देखो था। तो ये सब लिखनी है। फिर क्या? गुण सिद्धांत की आलोचना क्या होगी? कोई सार्वभौमिक गुण नहीं है। मतलब इसमें क्या कहा कि कोई भी बस थ्योरी तो दे दी, लेकिन यहाँ को कोई गुण कौन बतायो, कोई एक सूची कौन बताई जो एक सब पर लागू हो जाए। दूसरी क्या है? इसमें यह भी नहीं बताया गया कि स्थिति मायने रखती है, कि जो हर इंसान को स्थिति के अनुसार खुद में बदलाव लाना पड़ता है, ये भी नहीं बताएगा। अगला ये चीज़ भी नहीं बताएगी कि नेतृत्व को सीखा भी जा सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड की गई थी। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला प्रश्न है आपके सामने, इसी में 8वां प्रश्न है, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अगले वाला पॉइंट क्या है? नेतृत्व में पथ लक्ष्य सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। अब आपको पता है पथ लक्ष्य क्या होता है भाई? पथ लक्ष्य जैसे आपको नाम से पढ़ना है, पता चल रहा है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई कार्य होगा इसमें। तो इसमें क्या है कि कोई भी नेता होता है ना, उसको अपने आप को इस प्रकार से ढाल लेना है ताकि वो उसके जो छात्र हैं, जैसे छात्र नेता होता है उसको छात्रों की बात मनाने के लिए, तो भाई जैसे कि छात्र नेता है, अब वो क्या कर सकता है? वो अपने जो उसके जो छात्र हैं वो 400 रुपये फीस बढ़ रही है, फिर से वो एग्जाम्पल लेंगा। अब क्या करोगो? वो 400 रुपया फीस की कम कराने के लिए कार्य करोगो। इन्हीं पथ लक्ष्य बोले जा। समझ आ गई? यही उदाहरण के साथ अच्छे से समझा दूंगा था। पथ लक्ष्य सिद्धांत नेतृत्व को एक आकस्मिक सिद्धांत है। मतलब एक क्या है? आकस्मिक, मतलब अचानक से कोई समस्या आ गई और उनके बोले जाए आकस्मिक सिद्धांत के नाम से बोले जाए, और उन्हें सोल्व करने की कोशिश करी जाएगी। यह सिद्धांत बताता है कि एक नेता का मुख्य कार्य अपने अनुयायी और उनको लक्ष्य तक पहुंचाने का। तो यह सिद्धांत के बतावा है कि कोई भी नेता है तो नेता को कार्य के उनका जो अनुयायी, मतलब उन जो फॉलोवर हैं, उन जो मानने वाला है, उन्हें उनका लक्ष्य तक पहुंचानो। जहाँ कि कोई भी जो छात्र नेताओं को काम किया, जो छात्र हैं उनकी 400-500 रुपये फीस बढ़ गई, उन कम करानो, यो को लक्ष्य है। समझ में आ गई? या थारा जो सरपंच साहब हैं उनको काम किया है कि थारा गांव में विधायक है वो क्या कर रहे हैं? सड़क को बिल पास कौन कर रहे हो, तो कौन जाके उन मनानो कि सड़क अपने गांव की बिल को पास हो जा। समझ में आ गई ना? इस सिद्धांत के अनुसार नेता अपने व्यवहार को स्थिति के अनुसार डालना चाहिए। और यो सिद्धांत के बताओ कि उसका विधायक की अर्थालय सरपंच की कौन बने, लेकिन भाई क्या करनी पड़ेगी? बिल पास कराना हो तो थोड़ी बहुत की बात माननी पड़ेगी। तो उसके साथ क्या है? नेता को अपना व्यवहार को स्थिति के अनुसार बदलना पड़ता है। हो सकता है आपके छात्र नेता है उसकी प्रिंसिपल सर के साथ नहीं बनते, लेकिन फिर भी उनको ज्ञापन देना पड़ेगा, है ना, इस चीज़ के लिए। तो यही है, इसमें ये बताया कि नेता को इस सिद्धांत में क्या होता है? अपनी स्थिति के अनुसार खुद के व्यवहार में बदलाव भी करने पड़ते हैं ताकि अनुयायी को प्रेरित कर सके और उनको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सके। ताकि उन क्या होगो? ताकि जो उन मानने वाले वो उन मोटिवेट हो उन देख के और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या कर सकें? जितनी भी समस्या बीच में आ रही है दूर कर सकें। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ताकि बीच में जो भी समस्या रही जाए भाई कि जो कोई यूनिवर्सिटी अब मान रही को नहीं है कि मैं तो भाई बात चाहिए कि वो लकड़ी वहाँ तो खर्चो चाहिए। अब मैं नए ऑडिटोरियम बना रहे हैं आपकी बार, तो मैं तो फीस बढ़ाऊंगा, तो थे क्या करूँगा? और थारा जो साथ का अलग अलग छात्र संगठन ही आपस में कौन बना उनकी, लेकिन सब ने बुलाया, सब ने कहो कि छात्र इसको मामलो है तो अपना क्या यार लड़ाई लड़नी चाहिए और आंदोलन को रूप देना चाहिए। समझ में आ गई? तो उनके आपस में बनती को नहीं, लेकिन फिर भी स्थिति के अनुसार सब एक जगह बैठा, बातचीत करी और क्या बाद में उन आंदोलन को रूप दियो। तो ये इसी को क्या कहा जाता है? पथ निर्देशक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ मुख्य 4 नेतृत्व के व्यवहार होते हैं। पहला क्या होता है? निर्देशक तत्व। निर्देशक नेतृत्व क्या होता है? इसमें नेता आपको स्पष्ट निर्देश दे, स्पष्ट निर्देश के देगो कि मत हारना क्या करूँगो, मैं आगा गो और थे पीछे पीछे मेरे साथ आंदोलन करियो, हाय हाय यूनिवर्सिटी को नारो देंगे। समझ में आ गया आपके सामने? तो वो क्या करेगा? आपके सामने आपको स्पष्ट निर्देश देगा। अगला क्या? सहायक नेतृत्व है। इसमें क्या करता है? नेता कर्मचारियों की भलाई का ध्यान रखता है। तो सहायक नेतृत्व के हमारे लाठी पड़ने लगी तो पहले क्या करो? सब ने अपने पीछे करोगी भाई आ जाओ, इली साइड में आ जाओ थे, है ना। और या फिर आपको क्या करेगा? उनकी भलाई के लिए, उनकी भलाई क्या? उनकी 500 रुपये की फीस कम कराना, उसकी बच्चों की भलाई, तो उसका ध्यान देगा। इसलिए सहायक नेतृत्व मतलब सहायता कर रहा है वो लोगों की।
अगला क्या, भागीदारी नेतृत्व। भागीदारी नेतृत्व क्या होता है, नेता निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी। तो वो भाई आपका साथ हड़ाओगा, या फिर 5-10 स्टूडेंटों ने भी पूछो भाई थे भी इस चीज़ में, चलो मेरी तो विचारधारा है, लेकिन थे भी इस चीज़ में राजी हो, कौन राजी। या मान लो कि कॉलेज में था रहे कल्चरल फेस्ट को नहीं हो रहे, या फिर जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम होना चाहिए हो, तो वो को नहीं हो रहे कई सालों, तो वो उन्हें पूछो भाई थे मत तो एक लो आंदोलन करके क्या करूँ, थारी भी लड़ाई है, थे ये चीज़ में राजी हो, को नहीं राजी हो। समझ में आ गया। तो कोई भी नेता जब भी सफल होता है, जो कोई भी काम करता है, तब अपने कर्मचारियों को, अपने आसपास के अपने सहयोगी से हमेशा बातचीत करता है। अगला है उपलब्धि उन्मुख नेतृत्व है। उपलब्धि उन्मुख नेतृत्व क्या होता है, नेता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है। तो भैया अब क्या करना पड़ेगा, ज्ञापन तो घना ही दे लिया, ज्ञापन देना तो सब सरल है, 2 नाम लिखा है, ज्ञापन पकड़ा दिया प्रिंसिपल सर ने, लेकिन ज्ञापन से बात कौन बनी, तो क्या आंदोलन करना पड़े। और आंदोलन में चुनौती भी भाई कम से कम क्यों जा, पुलिस ने बुला ली जा, केस लाग जा, लाठी डंडा चाल जाए, बहुत जाके बोला लाठी चार्ज हो जा। समझ में आ रहा था। तो चुनौती काफ़ी बार कोई चीज़ ना प्राप्त करने के लिए चुनौतीपूर्ण रास्ता ने भी अपनाना पड़ा है। आलोचना क्या होती है इसमें, बहुत जटिल, ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा जटिल है भाई। देखो 4-5 अलग को नियम दे रखा है, स्थिति परिस्थिति बहुत ज़्यादा बना रखी है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है, कोई भी नेता को अलग अलग व्यवहार अपनाने के लिए कहता है। आपको पता है भाई, सब व्यक्ति एक दूसरे की बात माने तो नहीं माने, सब लोग एक दूसरे के व्यवहार को माने तो नहीं माने। तो यही बात है, ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग व्यवहारों को अपनाने की बात हो रखी है। अगला क्या, एक तरफा सिद्धांत। ये मुख्य रूप से नेता पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये सिद्धांत क्या करता है, सिर्फ नेता की बात पर ध्यान केंद्रित करता है, अनुयायी के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव की अपेक्षा। सिद्धांत में क्या ज़्यादातर बातें किसकी कर रखी है, नेता की कर रखी है, कर्मचारियों की बातें कम से कम कर रखी हैं। अच्छा, इस फ्लो चार्ट को मैंने दिया है, अच्छे से पढ़ लेना आप। जब PDF पढ़ो तब PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगले वाला क्या, नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों महत्वपूर्ण होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उदाहरण सहित समझिए। तो कोई भी नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व में आपके सामने भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी जरूरी है। दूसरा ने भावना समझनी जरूरी है। अगर दूसरा की भावनाएं नहीं समझोगे तो आप आपके चलाओ जाए के नेता हो। समझ आ गई ना आपके सामने। तो नेतृत्व में बुद्धिमत्ता, भावनात्मक इमोशनल क्वोशेंट EQ बहुत जरूरी है, क्योंकि नेता को न केवल अपनी भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने में मदद करता है। तो आपको पता है भावनात्मक जो नेतृत्व होता है, बुद्धिमत्ता होती है, इसमें क्या होता है, आपको नेता को ना सिर्फ अपनी भावनाओं को समझने और रोकने का। जैसे एक बात सोचो, क्यों है कि कोई एक है कि घटना हुई जिससे क्या कि सब जनता आक्रोशित हो रही है, समझ में आई, कोई गलत घटना होगी समाज में, कोई चोरी की घटना लगातार हो रही है, कोई कठे, या फिर कोई आदमी को मर्डर कर दिया होगा। तो भाई मर्डर हो वो का गाँव में हो कोई नेता का, तो नेता ने बहुत जोर की झाड़ आ रही है, वो क्या करे, और लोग भी झाड़ में गुस्सा में, तो वो क्या करे, एक चाव है तो क्या, तो पुलिस थाना में जाके तोड़ फोड़ कर सका है, या फिर बाहर ना बैठ के आंदोलन कर सका है। तो गुस्सा आ रहे होते को मतलब ये थोड़ी कि वो कानून हाथ में ले ले को, है ना। तो अया कौन कर सका ना, तो कोई भी व्यक्ति है वही नेता बनता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है, समझे। और कैसा फैसला लेगा, परिस्थिति को समझकर फैसला लेगा, बल्कि दूसरों की भावनाओं को पहचाना और सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब जो वो खुद भी गुस्सा में, जनता भी गुस्सा में, लेकिन उनको क्या कार्य है, पहले खुद पर गुस्सा पर नियंत्रण करो, जनता ने भी समझाओगे, देखो गुस्सो थारो जायज है, लेकिन અહીંયા काम कौन चल है, आपा न्याय कानून पर भरोसा करना ही पड़ेगा, कानून ही न्याय करेगी, है ना। तो अगर आपा लेंगे तो क्या कि वो जाने वाला तो चला गया, उसको तो उसके जो दोषी उसको आज नहीं तो कल ये पकड़ देंगे। लेकिन गुस्से में अगर अपन ने कोई ऐसा फैसला ले लिया कि उसके भाई को और पकड़ के ले लिया, तो बेचारा के घर से एक आदमी भी चला गया और उसका भाई जेल में हो गया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार की गतिविधियों से बचना है। तो नेताओं को क्या करना पड़ता है, अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना है, और जो अपने सहयोगी हैं उनके भावनाओं को भी नियंत्रित करके उन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इनमें भी 2 प्रकार का आदमी होगा, एक तो क्या दो तोड़ दो कर दो तोड़ फोड़ देखी जाएगी, एक आदमी के को अरे रुको यहाँ काम कौन चल रहा है, तो यो जो उन्हें समझा के बुझा के निर्णय लेने को कार्य करा वो है सकारात्मक, और वो तोड़ फोड़ करा वो के नकारात्मक इमोशनल क्वेश्चन पर काम कर रहा है। समझ में आ गई। महत्व की बात करें, आत्म जागरूकता। आपके सामने जो उच्च IQ वाले, जिसका इमोशनल क्वेश्चन मजबूत होता है, जिसको जो खुद की भावनाओं पर ज़्यादा नियंत्रित कर सकता है, वो अपनी ताकत और कमजोरियों को जानता है। भाई वो आदमी बेरो है कि मन गुस्सा ज़्यादा हो, मैं भावनात्मक रूप से ज़्यादा हूँ, तो उन आपकी कमजोर, भाई सब आदमी ने गुस्सा हुआ है, सब आदमी ने इमोशनल हो, हर आदमी इंसान में ईर्ष्या हुआ है, हर आदमी में हर प्रकार की भावना है, लेकिन कलाकारी कठे है, कलाकारी है उन नियंत्रण करने पर, नहीं करने पर, यो ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। सोचो कि वो आदमी गुस्सो को नहीं, गुस्सो सब ना पर वो नियंत्रित कर ले है, समझा। तो आत्म जागरूक आदमी है, उन खुद का बारम बेरो है ना। तो ये चैप्टर था नहीं, ये परीक्षा में क्यों आई, सिर्फ परीक्षा में पढ़ के पेपर पास करने के लिए को नहीं, थारे खुद पर भी थे थोड़ा कंट्रोल कर सको, थाने ज्ञान हो जना ये चीज़ों को पेपर जोड़िया गए।
ताकि वो क्या, अगर कोई आदमी को ये पता है कि मुझे ज़्यादा गुस्सा, तो वो क्या करे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रित कर लेगा, गुस्से वाली परिस्थिति में गुस्सा दिखाएगा नहीं, तो वो क्या आत्म जागरूक व्यक्ति है। और इससे क्या होता है, ऐसा व्यक्ति ज़्यादा बेहतर फैसले ले पाता है। कई आदमी को सुनो, भाई जी क्या करा, मैं तो गुस्सा गुस्सा में कर दियो काम, अब जिंदगी भर पछताना पड़ रहा है। सुनो थे ये, कोई भी था जेल में जाके देखोगा 90% आदमी एक ही बैठा मिलेगा। तो इनमें क्या थी, उन्होंने अपने इमोशनल क्वेश्चन है उसको जागरूक नहीं किया। सहानुभूति दूसरा क्या है, जो जिनका इमोशनल क्वेश्चन मजबूत होता है, भावनात्मक पक्ष मजबूत होता है, वो क्या करते हैं, जो अपने सहयोगी, अपने कर्मचारी, उनकी भावनाओं को समझते हैं। और जब कोई आदमी एक बात सोचो, तो कोई आदमी थारकन बैठ के थारी 2 मिनट बात सुन ले, सुख दुख की, चाहे वो सोल्यूशन करे नहीं करे, सुन ले तो भी थाना लगाने कि यार ये आदमी बहुत बड़ी आदमी, मेरे 2 मिनट बतला के गए। समझ आ गया। तो इससे क्या हो जाते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। वो जो आदमी दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है, सिंपैथी दे सकता है, उनको भावनात्मक रूप से सहयोग कर सकता है, वो क्या होता है, उसके रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं और उस पर विश्वास कायम होता चला जाता है। अगला क्या, प्रेरणा। तो जिनका इमोशनल क्वोशंट मजबूत होता है, वो नेता न केवल खुद को प्रेरित करते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। तो भाई जन को इमोशनल क्वोशंट मजबूत होगो, वह सबसे पहले खुद ने भी प्रेरित करेगा और दूसरा ने भी प्रेरित कर सकें। समझ में क्यों, उनको भाई मान लो कि लोग निराश हो रहे हैं, समझ में आई, कोई घटना हो गई है कि कोई कंपनी थी, कंपनी छोड़ो, थारी कॉलेज में फीस बढ़ रही है, तो 60 टाबर निराश हो रहे हैं कि भाई को नहीं, या आया समझ लो कि रिजल्ट बहुत खराब है कॉलेज को, तो सारा बच्चा क्यों को निराश होगा। तो क्या करे, सारे छात्र नेता सबने समझाओगो कि एक तो प्रोफेसर पहले समझाओ कि पढ़ाया करो को मुकम था टाबरन, दूसरी बात टाबरन समझाओ कोई बात को नहीं, रिवोल्यूशन को फॉर्म बनाऊंगा, आपा थोड़ा आंदोलन करांगा कि कोई गलती है तो वह सही कर ली जाए। तो लोगों प्रेरित करने को भी कार्य करा, नेता काम ही प्रेरित करने को है। अगले वाला पॉइंट क्या है आपके सामने, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का समाधान करना। तो जो नेता एक भावनाओं को समझता है, वो टीम के भीतर उत्पन्न संघर्षों को भी सुलझा सकता है। तो एक बात बताओ, नेता कार्य के 2 पक्ष आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मान लो 2 भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं, छोटा सा दान लो थारा गाँव हो, है ना, तो क्या करेंगे, गाँव में एक जनो निकल के आएगा, क्यों लड़ाई करो थी, है ना, सुबह पहले वही काम था, है ना। तो वो क्या करेगा, वो भावनाओं को समझता है, 2 पक्षों में संघर्ष हो रहा है, उनको नियंत्रित कराने का कार्य करता है। तो देखो को नहीं, कोई भी दो जगह की कोई भी आया कि पक्ष 2 आदमी अड़ के बैठे में, तो कौन कराए काम, तो फिर के एक तीसरा आदमी आओगो और सलाह मुशरा करा के उनके बीच में किमी, तो उन थोड़ा फायदो देखो, थोड़ा उन फायदो देखो, दोनों मिला बैठा के 2 बात करा के सोल्यूशन करवाते हो। समझ आए। तो नेताओं का ये भी कार्य होता है, वो क्या करते हैं, संघर्ष को खत्म करने का भी कार्य करते हैं। समझ में आ गया। बाकी आप पढ़ लेना, इसके अंदर कुछ नीचे दे रखा वो। अगला पॉइंट क्या है, नेतृत्व में उभरते मुद्दों पर चर्चा करना। इसके साथ एक बार बीच में रोकना चाहूँगा, एक बार फिर बताना चाहूँगा, अगर फ्लिपकार्ट से, मित्रा से, अगर कोई भी सेल से कोई चीज़ खरीदना चाहो, तो पूरा जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पर मैं दिल्ली पुलिस की भी भर्ती होगी, राजस्थान जीके की जो किताब खरीदना चाहिए, काफ़ी बच्चा उन्हें बेरोको ने कौन सी बेस्ट किताब है, तो उनको लिंक दे दिया है। कुछ शूज़ वगैरह खरीदते हैं उसके जो लिंक दे दिए हैं। उसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो, तो बेस्ट डिस्काउंट में आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी, आप ज़रूर से खरीद लेना। समझ में आ गया। अब बढ़ेंगे अपन 6 नंबर प्रश्न की तरफ, नेतृत्व के उभरते हुए मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो आज के तेजी से बदलते व्यवसायिक परिवेश में नेतृत्व में कई मुद्दे उभर रहे हैं। मतलब आज का समय कौन सा मुद्दा ही जो अपने समय उभर के आ रहे हैं, हमने देखा। पहला क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल क्वोशंट। तो अब नेतृत्व में केवल बुद्धिमत्ता व रणनीतिक सोच नहीं है। तो आज का टाइम क्या देखो, थाने बेरो आज का टाइम 30 सेकंड रील को टाइम है। पहले एक कॉमेडी की रील आ जा, दूसरी इमोशनल आ जा, तीसरी कहें क्या जा, आज थोड़ी दुखी करने वाली जा। तो पहले आदमी हंस ले, दूसरे टाइम में रो ले, तीसरे टाइम में कहें को जा थोड़ा निराश हो जा, अया की रील था देखने मिली। तो आज का लोग भावनात्मक रूप से ज़्यादा कमजोर हैं। तो आज का टाइम में राजनीति में आदमी ने बुद्धिमत्ता, इन समझदार के साथ साथ राजनीति की पकड़ के साथ साथ उन दूसरा की भावना पर कंट्रोल करना भी आना चाहिए। समझ में आ जाए। जिस व्यक्ति के पास जितनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता होगी, जितनी भावनाओं को नियंत्रण करने की क्षमता होगी, वो उतना ही बेहतर नेता बनता है। समझ में आ गई। दूसरा क्या, विश्वास। तो आज की सूचना की थान भी रहे, आज का दिन क्या है, पहले क्या करता नेता जनता ने कह दिया, वो थार मूवी को डायलॉग सुने कि कौन सा अमरीश पुरी आ रहे हैं कहे कि भाई इस गांव में लाइट लगा दी जाए, तो को करने खड़े रहो वो लाइट लगाने का कटे पिसाएं पापा उनके देगा यो उद्योग इंडस्ट्री वाला, तो वह कहूँगा तो आज देनी है कार काट लियो। तो पहले एक चीज़ के छिप जाए करती, आजकल के ऑनलाइन को जमानो रील कट जाए आदमी की, कोई बात तो करेडो है, कोई आदमी फिर भाषण दे आकर जाके तो का रील हो जाए, उन ट्रोल कर दियो जाए।
तो आज के जो समाज है, आज का युग है, वहाँ पर क्या है, सूचनाएं बहुत आसानी तक लोगों तक पहुँच जाती हैं। और यही क्या है, नेतृत्व में विश्वास का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बन गया है। और इसी से क्या हो गया, आपके सामने लोगों में विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। तो नेता को अपनी टीम और हितकारकों को विश्वास अर्जित करना जरूरी है। तो नेता ने सिर्फ अब झूठा वादा करके काम कौन चाल सकी, उन्हें जनता ने विश्वास भी दिलानी पड़े, काम भी करना पड़े ग्राउंड पर जाके, जब भी वो एक अच्छो नेता बनता है। अगला क्या है, लिंग और नेतृत्व है। तो दुनिया भर में अधिक महिलाएं नेतृत्व की भूमिकाएं आ रही हैं। तो दुनिया भर में क्या है भाई, आपको पता है पहले कि सिर्फ पुरुष ही के देखने मिला करता, ज़्यादातर आपका सामने नेतृत्व करने नेता बनता हुआ दिखाई दिया करता। क्यों, पुरुष प्रधान समाज हो। लेकिन आज के समय आपको पता है भाई, महिलाएं वो पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। तो अब महिलाएं भी नेतृत्व करती हुई दिखाई देती हैं आपके सामने, जिससे क्या है, अधिक जो नए विचार आ रहे हैं जनता के सामने, साथ में महिलाओं की जो विचारधारा है वो भी सामने निकल कर आ रही है। तो अब जो लिंग और नेतृत्व है उनमें भी ज़्यादा भेदभाव नहीं रखा है। अगला क्या, दुरुस्त कार्य। तो रिमोट वर्क। तो कोविड-19 के बाद में दुरुस्त कार्य व हाइब्रिड मॉडल आम हो गया है, जिससे नेता अपनी टीम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। तो पहले का टाइम में क्यों भाई, हर आदमी था बैठ बैठ के मिलना पड़तो। अब क्या, आज के टाइम में नेता देखो रील बना के गिर दी और सारा फॉलोवर ही लाइक कर दी, बस जनता खुश, नेता ने भी काम करना कौन पड़े। तो यही है, पहले क्या है कर तो हर वास्तविकता से जमीन पर कार्य करना पड़ता, लेकिन अब तो रील काम चल जाए, समझ में आ गया। लेकिन रील पे आप थोड़े दिन तक ही बनाकर सफल हो सकते हो, अंत में आपको जनता के बीच में काम तो करना ही होता है। अगले वाला पॉइंट है, व्यक्तित्व के जैविक निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। तो कोई भी आदमी जो व्यक्तित्व है उसको जो जैविक क्यों ही जैविक हुई कि माता पिता से मिला हुआ गुण ही उसका आधार पर के आपका सामने नेता का या बन सका उसका बारे में थाने बताना है। व्यक्तित्व के जैविक निर्धारण करने का तात्पर्य उन कारकों से है जो हमारे शरीर के आनुवंशिकता से संबंधित होते हैं। मतलब जैविक निर्धारक के वही कि जो अपने शरीर में जो बदलाव दिखाई दें, जो शारीरिक रूप से कोई आदमी गुण वहीं पैदा होता है, वह केवल जैविक गुण के रूप में जाने चाहे। सबसे पहले क्या, अनुवांशिका। तो तन एक बात बताओ, अया को सुनो भाई, उनको तो पिताजी तन बेरो बड़ो नेता हो जाना, वो भी नेता तो बनेगो। क्यों, क्योंकि उन अनुवांशिकता से गुण मिले रहे। समझ में आ गया। तो अनुवांशिकता ये व्यक्तित्व का बहुत अच्छा गुण होता है, जिसमें जो हमारा व्यक्तित्व है उसके जो लगभग लक्षण हमें कहाँ से मिलते हैं, आपके माता पिता से मिलते हैं। जिसमें हमारा जो स्वभाव कैसा होगा, हमारी ऊर्जा कैसी होगी, हमारी बुद्धिमत्ता कैसी होगी, वो कहाँ से मिलती है, हमारे माता पिता के द्वारा। जैसे उनका व्यवहार होता है वैसे उनके द्वारा हमें मिलती है। अगला क्या, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क की संरचना सीधो बुद्धिमत्ता। भाई जितना तेज का माता पिता होगा या फिर बुद्धिमत्ता, वो यहाँ तो हाथ को नहीं अब थे कोई 5 किलो बाजार में ले आके बुद्धिमत्ता ले उसको क्रीम पाउडर तो लगा उसको चेहरा पर, लेकिन बुद्धिमत्ता तो थान की करनी पड़े कि तो जैविक रूप से मिले या फिर ते मेहनत कर करके सीख को। अगला क्या, शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना भी वही थारी हाइट कितनी होगी, थे मोटा होगा पतला होगा, है ना। और स्वास्थ्य कया को होगो, जन्मजात कुछ बीमारी होंगी को नहीं होंगी, ये कि पर डिपेंड करें थारा माता पिता पर या जैविक कारक पर निर्भर करें हैं। अगला क्या, हार्मोन। तो शरीर में हार्मोन का स्तर भी व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं, उनको प्रभावित करता है। भाई कोई आदमी ने बचपन से ज़्यादा हार्मोन उत्तेजित हुए तो क्यों है, ज़्यादा गुस्सा हुआ है, इमोशनल ज़्यादा हुआ है। तो हार्मोना को स्तर भी बहुत अधिक तक डिपेंड करे कि भाई जहाँ का हार्मोन ज़्यादा निकलेगा वहीं कोई आदमी को व्यक्तित्व को निर्माण हो जाएगा। अगले वाला प्रश्न है आपके सामने सेक्शन बी में सबसे लास्ट वाला प्रश्न, मुख्य व्यक्तित्व लक्षण के वर्णन कीजिए। मतलब व्यक्तित्व को समझने के लिए सबसे प्रसिद्ध मॉडल है बिग 5 का मॉडल। समझ में आ गया। मुख्य व्यक्तित्व को लक्षण को समझने के सबसे बढ़िया मॉडल कौन सा है, बिग 5 मॉडल के नाम से जाना जाता है। जिसमें बिग 5 में क्या क्या चीज़ आती हैं, पहला होता है अनुभव के लिए खुलापन। समझ में आ गया, क्या देखने को मिलता है आपको, अनुभव के लिए खुलापन। इसमें क्या होता है, लोग कल्पनाशील, जिज्ञासु और नए अनुभव के लिए खुलापन होता है। मतलब कुछ लोगों की विचारधारा क्यों है, बस नई विचारधारा जल्दी से अपना ली, समझ, खुला विचार हुई उनका। समाज में महिला ने अपनी जो बेटियों बहन बेटियों ने बाहर ने जान देने को, कोई नई तकनीक अपनानी होगी, प्रोफेशन में भी कोई नई चीज़ अपनानी होगी, बस जल्दी से अपना लेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि उनका जो विचार है बल्कि खुलापन से जुड़े हुए हैं। अगला क्या है, कर्तव्य निष्ठा। तो कर्तव्य निष्ठा क्या, ऐसे लोग क्या होंगे, हमेशा आपके सामने कर्तव्य निष्ठ होंगे। मतलब उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जया कि उन्हें सुबह पहले कह दो कि जा रहे सुबह पहले घर जा अपने बारनों जाके कोई सामान लेके आना है, तो कई क्या करेंगे, घर जाके तो सामान लेने का बना जाऊँगा और आपको भाई के साथ डोलता रहेगा। सामान चाहिए 12 बजे तक पूछ रहे हैं, शाम को 5 बजे तक,
समझ में आ गया थारे। तो कई ब कर्तव्य निष्ठ आदमी को नहीं, और आया को टाबर जी ने कह दियो कि भाई घर अपना नहीं की जरूरत है, तो भाई साहब लगा के जोड़ तोड़ चाहे 12 बजे या 11 बजे, तो वो कौन सा कर्तव्य निष्ठ व्यक्तित्व के रूप में जाना जाए। वो लोग संगठित रही, जिम्मेदार रही और मेहनती लोग हुए, उन्हें क्या कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के रूप में जाने जाए। और वह लोग क्या जल्दी अपने जीवन में सफल हो जाए और अनुशासित भी रहे। भाई डिसिप्लिन आदमी तो इनका काम कर सके है। अगला क्या बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी लोग कैसे होते हैं, जो एक्स्ट्रोवर्ट आदमी होते हैं वो कैसे होते हैं, मिलनसार होते हैं, ऊर्जावान और सामाजिक व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे वाले व्यक्ति जो जल्दी से हर को एक साथ मिल जाए। तो थारा है को नहीं, थारे ग्रुप में देख रहे हो कोई ना कोई भाई लो या थारी कोई फ्रेंड होगी लड़के की, जिम देख रहे हो कि सबका साथ बने, बाहर ना जागी कोई के साथ 2 मिनट बदलाओगी, सबका साथ जल्दी से बन जाएगी के। तो को व्यवहार क्या है बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। तो जो नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व में बहिर्मुखी व्यक्तित्व होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि भाई लोगों पर प्रभाव क्या डाला है। भाई जो आदमी जल्दी से लोगों के साथ भावना समझ जाए, जल्दी से मिलजुल ले, वही आदमी तो ज़्यादा चाहेंगे जनता। तो यही है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होना भी जरूरी होता है। अगले वाला पॉइंट क्या, मिलनसार। तो आपको पता है अगर आप नेतृत्व करना चाहते हो, नेता बनना चाहते हो, तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, आप दयालु होने चाहिए और भरोसेमंद व्यक्ति होने चाहिए। जनता थार पर भरोसा भी करना चाहिए, दयालु भी होना चाहिए थे, और दूसरे जनता को सहयोग भी करने वाले होने चाहिए। वे दूसरों के साथ सद्भाव व्यवहार बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, जो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और सहयोगी व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। अगला क्या, मनोविक्षा क्या होती है, वे लक्षण जो लोगों को तनावग्रस्त, चिंतित और मुंडित हो सकते हैं। तो अया का आदमी जो कि मैं जो ना तो जल्दी से तनाव में कहें कि भी परिस्थिति हो क्या किनारा कर लेंगे, देखी जाएगी जो होगी मैं अया को व्यक्तित्व समझ में आ गया। तो इनको जो मुख्य व्यक्तित्व के 5 गुण होना चाहिए आदमी। पहले क्या है, अनुभव के लिए खुलापन, मतलब कोई भी नई विचारधारा जल्दी से अपना ली, कोई भी कर्तव्य करण में, कोई भी काम करने में सब आगे रही, बहिर्मुखी रही, सबका साथ बढ़िया मिले, मिलनसार व्यक्तित्व, कोई भी व्यक्ति हुए उन साथ जल्दी से उनकी बन जाए। और दूसरों विक्षुब्धता, ये क्यों है कि कोई आदमी जल्दी से कहें कि भी परिस्थिति हो, मुश्किल परिस्थिति पर जल्दी से विचलित क्यों नहीं हुआ। अब ये तो थी थारा समय जो जितना भी छोटा प्रश्न। अगले वाले जो बड़े वाले प्रश्न हैं इनको अपन पढ़ेंगे, जो 400 वर्ड में आपको लिखने होते हैं ना, उन शब्दों को अपन पढ़ेंगे। तो नेतृत्व कोई भी संगठन, समाज या उसमें क्या बताना आपको, पहला प्रश्न है विस्तार से नेतृत्व के महत्व की चर्चा कीजिए। तो नेतृत्व है उसका महत्व के बारे में थाने बताना। देखो ये सब प्रश्न रिपीट होगा, मैं गारंटी लूँ यही प्रश्न थारे पेपर में देखने मिलेगा, थे देख लियो। नेतृत्व किसी भी संगठन, समाज या राष्ट्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक है। तो आपको पता नेतृत्व का क्या कार्य होता है, संगठन, समाज या राष्ट्र की सफलता के लिए सबसे जरूरी कारक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, आपका सामने नेतृत्व नहीं जानो जा है। यह किसी भी व्यक्ति को निर्देशित करने का कार्य नहीं करता बल्कि कला है। तो नेतृत्व करना है तो आज कोई आदमी जानता ही, कोई आदमी नेतृत्व करना आ जाए, वो यो एक कला है, हर आदमी कर को नहीं है। एक थान बेरे प्रधानमंत्री, भारत की 150 की जनसंख्या है, करोड़ लोगों की, उम कोई एक प्रधानमंत्री बने हैं। थारा अपना राजस्थान में 40-50 करोड़ की जनसंख्या, उम एक मुख्यमंत्री बने, 30-40 लाख लोगों पर एक ये बने आपका सामने विधायक बने। तो इतना लोगों पर को प्रभाव है, कम कम भाई आधा भी वोट मिली उन्हें तो कम कम थे देख को भाई 5-6 लाख की तो विधानसभा हुए ही, ऊपर इतना लोगों पर को देखो नेतृत्व है, तुम 2-3 लाख तो वोट देवी उन, तो इतना लोगों ने वो प्रभाव करके रखा है, जने तो नेता बने हैं। तो यह एक कला है जो हर व्यक्ति का को नहीं है। और ये क्या कैसे बनती है, ये सभी लोगों को भाई वो की विचारधारा, उन लोगों की जो विचारधारा मिले यदि कोई आदमी के बने एक नेता बन सके है। नेता का कार्य क्या होता है, दृष्टि और दिशा प्रदान करना। तो नेता क्या करता है, नेता अपने अनुयायियों को भविष्य के लिए स्पष्ट व आकर्षक दृष्टि देता है। तो नेता क्या करे भाई, अपना अनुयायी क्या करे कि तन भविष्य में क्या करना है, जहाँ क्या खिंगा जाए बेरोजगारी का मुद्दा, तो कहेंगे कि बेरोजगारी खत्म कर देंगे, है ना, बढ़िया स्वास्थ्य देंगे, बढ़िया शिक्षा देंगे, महिला आगे बढ़ाऊंगा। तो यहाँ की जो विचारधारा पर बात करी जाए, जो जनता की जो जरूरत है उनको ध्यान रख के अपनी विचारधारा साथ मिला के आगे बढ़ाने को कार्य करें। अगला क्या है, प्रेरणा और मनोबल बढ़ाना। तो काफ़ी बार क्या हुआ, नेता वही सफल होता है जो मुश्किल परिस्थितियों में अपना जो मुश्किल परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ आती हैं, तब क्या वो खुद डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, वो लोगों ने प्रेरित करें कि कोई बात को नहीं, मुश्किल परिस्थिति आ गई तो क्या है, आपा क्या करांगा, आपा चुनौतियों को सामना करांगा। समझ में आ गया। तो कर्मचारी में उत्साह और विश्वास पैदा करने का भी कार्य किसका होता है, नेता का कार्य होता है, ताकि जो माहौल है, वातावरण है, वो सकारात्मक बना रहे और आपकी जो कंपनी है, आपका संगठन है, या फिर आपकी चाहे कॉलेजों में पढ़ाई होगी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उन जो कर्मचारी बके रहेंगे उनको प्रदर्शन सुधरे, वह और बढ़िया परफॉर्म कर सकें जीवन में।
अगले वाला पॉइंट क्या है, परिवर्तन को प्रबंधित करना। तो एक नेता का क्या कार्य होता है भाई, आज के समय आपको पता है टेक्नोलॉजी समय के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है, वक्त बदल रहा है, तो लोगों की, कुछ लोगों की क्या सोच होती है, वो बदलते हुए विचारों के साथ, बदलते हुए वक्त के साथ खुद नहीं बदलना चाहते हैं। तो नेता का कार्य क्या होता है, वो लोगों को एक सोच देता है, एक विचारधारा देता है कि हमें बदलते हुए वक्त के साथ खुद को बदलना होगा। तो जो परिवर्तन हमारे समाज में होता है उसको प्रबंधित करता है, मतलब उसको क्या करता है, जनता तक उतारने का कार्य करता है। लोग हम क्या है, नया तकनीक, नई सोच, नई विचारधारा जो आ रही है, जिन लियाणों बढ़ रहे हैं उन्हें क्या करेंगे, उन्हें सिखाने को कार्य करोगे और उन्हें अपनाने को कार्य करोगे। अगला क्या, टीम बनाना और विकसित करना। तो एक नेता सिर्फ एक समूह का प्रबंधन नहीं करता है, बल्कि एक मजबूत और एकजुट टीम बनाता है। तो नेता क्या करता है, एक जनता पर की कंट्रोल को नहीं हुआ, बल्कि एक मजबूत टीम भी बनाओगे और साथ के साथ सभी जनता के जितने भी सदस्य हैं उनमें विश्वास, संचार और सहयोग को भी बढ़ावा देता है। तो क्या करोगे भाई, मैं थाने बताया ना कि अब 70 नेता वो आपकी छोटी छोटी टीम तैयार करके रखा हो, ताकि उसकी पकड़ है वो अलग अलग, जहाँ मान ली सेमेस्टर फर्स्ट में अलग होगी, कोई 2-3 टापरियों का सहयोग का, सेमेस्टर सेकंड 3-4 है, सब में बना के रखोगे, ताकि क्या रखो, उसकी टीम है वह काम करेगी, जहाँ की और ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ेगी। तो यही है, टीम बनाना और उसको विकसित करना, उनको प्रेरित करके रखना और उनको आगे बढ़ाने का काम किसका होता है, नेता का कार्य होता है। संघर्ष का समाधान करना। तो आपको पता है कोई भी संगठन हो, कट्ठे भी हो भाई, दो आदमी का नहीं तो आपस में घुलेंगे, आपस में दो चिड़ी गुड़न लाग जाई। देखो ना, थे सुबह सुबह उठते हैं तो क्या कि कट्ठे भी दो जो जीव रहेगा, कोई व्यक्ति रहेगा, तो संघर्ष होना तो आम बात है। लेकिन उस संघर्ष को क्या कर सकते हैं, रचनात्मक तरीके से अपन हल कर सका। ये तो आदमी क्या कर सका, हुर दे उड़ा देर के बाठा की दे के उन्हें बा कर दे। तो रचनात्मक तरीकों के है उन्हें, मतलब प्यार से उठाते, पानी का छिट्टा दे के उठाते। तो यही है कि कोई आदमी तो क्या कर उनकी लड़ाई और बढ़ा दी, और कई आदमी क्या उन्हें बैठा के समझा के कि अँ कन्या काम कौन चाल है, आराम समझ जा कि मैं तो एक जना से जाई, थोड़ा सा कोना मिल जाएगी, दूसरा समझाई। तो दुनिया के रचनात्मक तरीका से उनकी समस्याओं समाधान करके कुछ भी ना कुछ करके उनको संघर्ष को समाधान करना एक अच्छा नेता की पहचान हुआ है। अगला पॉइंट क्या, निर्णय लेना। तो आपको पता है कोई भी नेता होता है उसका निर्णय लेने का जिम्मेदारी होती है। तो नेता को कार्य क्या है भाई, को निर्णय लेना ही सबसे बड़ी नेता की जिम्मेदारी है। वही तो का थम हुआ है, नेता कौन बनेगा, जो सबसे जल्दी, सबसे समझदारी और सबसे बढ़िया नेतृत्व कर सका, निर्णय ले सका, उन्हीं तो नेता बनाए जाए। तो वो क्या करता है, डेटा का विश्लेषण करता है, जोखिमों को मूल्यांकन करता है और सही निर्णय लेने कार्य करता है। तो मैं थाने उदाहरण कौन दियो कि भाई कोई आदमी कट्ठे मर्डर हो खत्म है ना, तो क्यों को सारी जनता आक्रोशित है, तो भाई वो जोखिम को मूल्यांकन करो कि पूरा पुलिस बोली खड़ी है, लाठी पड़ सके, तो क्या करो, सब ने चुपचाप समझाओगो और क्या करोगो, उनने सब ने ऐसा कहो कि शांतिपूर्ण आंदोलन करांगा आप, है ना, मीडिया बुलाओगो, मीडिया बाइट देगो और दूसरा लोगों ने और जनता आपकी बेड़ी करेगो, ताकि जितनी ज़्यादा जनता बल होगी ताकि उतना ज़्यादा प्रेशर बनागो। तो यही है, एक नेता का ये कार्य होता है, वो अपने डेटा का विश्लेषण करता है, जोखिमों को मूल्यांकन करता है और सही निर्णय लेने के लिए संगठन को तैयार करता है। समझ में आ गया आपके सामने ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन था। अगले वाला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आकस्मिकता का सिद्धांत, कौन सी डेंसिटी थ्योरी है, उपयुक्त उदाहरणों के लिए बताइए। तो आपके सामने जो कॉन्टीजेंसी थ्योरी है ना, पथ निर्देशक थ्योरी, ये मैंने छोटे वाले प्रश्नों में पढ़ा दिया। तो अपन दूसरे वाली थ्योरी पढ़ लेते हैं। अपन ये जो 3 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के नेतृत्वों का अपन उल्लेख कीजिए, लेन देन संबंधी, परिवर्तनकारी, सेवक व प्रेरणादायक जो थ्योरी होती है उसके बारे में आप अपने बताइए। तो नेतृत्व की कई शैलियाँ होती हैं, जिसमें पहली शैली कौन सी है, लेन देन संबंधी शैली, ट्रांजैक्शनल थ्योरी। तो यह थ्योरी क्यों है, देखो थे कई कंपनियां आपको देखोगे जिसके अंदर क्या है कि भाई अगर कोई आदमी बढ़िया काम करेगो तो उन्हें बोनस मिलेगो, पुरस्कार मिलेगो। या कॉलेज में देख लो तो कोई आदमी अगर सबसे बढ़िया नंबर ले आओ तो उन यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ को क्या मिले, गोल्ड मेडल मिले, है ना। एनसीसी में पढ़े लोगों तो उन पुरस्कृत करे जाओ। तो इनके थ्योरी से जाने जाए, लेन देन थ्योरी के नाम से जाने जाए। इन क्यों है, नेता अपनी टीम को एक स्पष्ट संरचना अपेक्षा देता है। तो नेता क्या करोगो, टीम ने समझा के रखोगो कि भाई अगर थे बढ़िया परफॉर्म करोगो तो थान के मिलोगो, कोई पुरस्कार होगो, कोई बोनस होगो, कोई पदोन्नति होगी, वह थाना मिलेगी, मतलब पद में थान ऊपर बढ़ा दिया जाओ, कोई बोनस होगा, रुपया होगा, ये सब चीज़ मिलेंगे। या फिर दंड भी दे है कि भाई क्या तो थान पद हटा दियो जागो, है ना, या फिर और कोई कार्य करने के लिए प्रेरित कर लियो जागो। तो ये शैली क्या करती है, हमें नियमों और जो प्रक्रियाओं के पालन पर जोर देती है। तो इस चीज़ से क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपने जो नियम होते हैं, शैलियाँ होती हैं और प्रक्रिया होती हैं, उन पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो इस पर क्या है, इंसान ज़्यादा पैसा का लालच में, बोनस का लालच में, पद का लालच में कार्य करे। इनके कहा जाए लेन देन की थ्योरी के नाम से जाने जाए। उदाहरण का रूप में
एक सेल्स मैनेजर जो अपनी टीम को निश्चित पूरे मतलब थे कौन समझो तो कंपनी में प्रोडक्ट बेचता नहीं तो उनको क्या रहे कि 10% चीज़ बेचने पर क्या होगो थाना कमीशन मिलेगो। तो इन क्या कहो जाए इन कमिश्नर इसको लेन देन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है परिवर्तनकारी नेतृत्व है। तो परिवर्तनकारी नेतृत्व क्या होते हैं, इसमें कोई लालच कोई बोनस में नहीं दिया जाता है, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के आधार पे लोगों को प्रेरित करता है। समझ में आ गया। और उसमें क्या होता है टीम में लोग क्या होते हैं प्रेरित होते हैं। एक आदमी एक थारी टीम में उनमें एक खिलाड़ी इतना शानदार परफॉर्म एथलेटिक 400 मीटर को रनर हो इतो बढ़िया खेलो वो क्या करो नेशनल जो खेलो इंडिया कैंपेन हुई वो गोल्ड मेडल लेके आए और बाद में क्या है उन सरकार की तरफ से नौकरी मिल गई जब तो अब क्या सारी जो जनता है वो कोई ने पुरस्कार थोड़ी देखो लेकिन ऑटोमेटिक थारा सारा कॉलेज का जो छात्र है वह क्या कि रनिंग के प्रति उनको ध्यान भटको है ना। वो एक दिन आके लोगों सारी चीज़ बताई सारा बच्चा ने तो वह प्रेरित हो चीज़ है। तो इनके कहा जाए परिवर्तनकारी नेतृत्व का नाम से जाने जाए। यह नेतृत्व शैली आपको प्रेरणा की दृष्टि को केंद्रित करता है। नेता अपनी टीम को प्रेरित करता है, एक साझा दृष्टि की ओर ले जाता है। इससे क्या होता है व्यक्तित्व का विकास के लिए प्रोत्साहित होता है और इससे क्या कर्मचारियों को मनोबल भी बढ़ा है। तो इम है कि जो कर्मचारी हैं उनको जो नेतृत्व उनको जो आपका सामने जो भरोसा बढ़ा है नेतृत्व बढ़ा और मनोबल बढ़ा है इससे क्या उनकी क्षमता में बदलाव देखने मिला है। उदाहरण के लिए एक सीईओ अपनी कंपनी की दुनिया बदलने वाली तकनीक लाने के लिए प्रेरित करता है। समझ में आ गया आपको सामने। तो वही वाला उदाहरण समझ लो जो मैंने आपको उदाहरण दिया वो सबसे अच्छा वही लिख के आ जाना चाहिए। अगले वाला क्या सेवक नेतृत्व। तो सेवक नेतृत्व कौन सा होता है, एक सेवक नेतृत्व में क्या करता है जो नेता होता है वो अपने अनुयायी की सेवा करने पर विश्वास रखता है। जे आपका सामने जो सरपंच वगैरह बनी ये के नहीं थाने भी विधायक वगैरह बनी कोई समस्या होगी कोई बोरवेल कौन बनी या कोई बच्चा के साथ कोई गलत होगो कोई पर केस लागो तो उनको क्या करेंगे सेवा ही करेंगे भाई उन पर केस हटा दियो कोई बिल पास करवा लिया कोई ऐ को काम कर दियो जनता को तो इससे क्या जनता की भलाई हुआ है। तो ये क्या करते हैं लोगों की टीम बनाकर गरीब आदमी खानों बांट दियो कोई गरीब कोई आदमी का अगर कोई की शारीरिक बीमारी तो उनसे ही डॉक्टर ने दिखा के सही करवा दियो। तो ऐसे कार्य करते हैं इसको क्या कहा जाता है सेवा नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। तो वो अपनी टीम बनाकर भलाई वृद्धि करने और सफलता को प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे लोगों की भलाई करने के लिए सेवा करने के लिए और जो इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देते हैं। सेवक नेता अक्सर विनम्र होते हैं वो दूसरों को विकसित करने में आनंद देते हैं। तो जो सेवा नेतृत्व करने वाले व्यक्ति क्यों हैं हमेशा विनम्र स्वभाव उनको और दूसरा ने विकसित करना दूसरा ने आगे बढ़ाने में उन्हें बढ़िया लगा है। उदाहरण के लिए एक मैनेजर अपनी टीम के सदस्यों को नया कौशल सिखाने के लिए मदद करता है और उन्हें समय देता है कि भाई ठीक है काम करो शाम का डेली 2 घंटा जो नई टेक्नोलॉजी है उन सीखो कोई बात को नहीं अपनी कंपनी थोड़ा सा दिन कम प्रोडक्ट बिक जाएगा लेकिन थे नई टेक्नोलॉजी सीखो ताकि थाने आगे भी और कोई कंपनी भी जाओगा तो भी फायदा मिलेगा उस चीज़ को। अगले वाला क्या है प्रेरणात्मक नेतृत्व। तो प्रेरणात्मक नेतृत्व कैसा होता है था नामों बेरपाट को जो अपनी टीम कर्मचारियों के को प्रेरणा करके रखोगो। तो प्रेरणादायक नेता अपनी टीम के एक सदस्य को भावनात्मक रूप से प्रेरित करता है। तो किस प्रकार से प्रेरित करता है आपके सामने भावनात्मक रूप से प्रेरित करने का कार्य करता है जिससे क्या है करिश्मा उत्साह व मजबूत संदेश का उपयोग करता है। तो लोगों ने मोटिवेशन स्पीकर को नहीं जो है कि बात करेंगे कि बदल देंगे हम दुनिया सितारों को हम बदल देंगे तो ऐसी बातें करते हैं उसको क्या कहा जाता है परिवर्तनकारी प्रेरणादायक नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे कोच क्या करता है अपनी टीम को मैच जीतने के लिए प्रेरित करता है कि सुबह 4 बजे उठ के डेली प्रैक्टिस करा करता है यो मौका था जीत के दिखा दो मेरा नाम रोशन करते थे ऐ की बात करी तो पहले आप जीत के आए इतनी दूर तो अभी जीतोगा। क्या आपको कुछ नोट्स ऑन पे टिप्पणी करनी है। तो पहला है प्रभावी संबंधी नेतृत्व। तो प्रभावी संबंध जो थ्योरी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब अगले वाला है इसमें बी नंबर है प्रभावी नेता के गुण। तो एक नेता बनने के लिए आप में क्या गुण होना चाहिए पहले आपके सामने दृष्टि। तो आपके सामने एक प्रभावी नेता बनने के लिए आपकी जो दृष्टि है आपकी सोच कैसी होनी चाहिए भविष्य को लेकर कि आप क्या करो एक जो आपके कर्मचारी हैं आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका भविष्य सकारात्मक हो वो आगे बढ़ सके इस प्रकार के कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करो। करिश्मा आप दूसरों को आकर्षित करने वाली प्रभावशालीता व्यक्तित्व होना चाहिए थे इतनी मेहनत करने वाला होना चाहिए ऐ को थारो व्यक्तित्व होना चाहिए थे पढ़ाई में तो होशियार होना चाहिए कॉलेज में या फिर तारो बात करने को तरीको तो बढ़िया चाहिए मतलब एक पूर्णतः संपूर्ण व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति आपको देखकर प्रेरित हो सकें आया उनको मन में यार के आदमी। ईमानदारी आपको क्या आप जो वादे करते हो सिर्फ वादे करने वाले नहीं उनको निभाने वाले भी होने चाहिए। नैतिकतापूर्ण से ईमानदारी से आपका काम करने वाले व्यक्ति भी होने चाहिए। अगला क्या संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल। तो अपनी दृष्टि को स्पष्ट करने और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए आप अपनी दृष्टि से अपनी विचारधारा को प्रभावी ढंग से दूसरे लोगों को समझाने वाला आपके अंदर गुण भी
होना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है निर्णय लेने की क्षमता। तो कठिन परिस्थिति में त्वरित और सही निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो कैसी भी मुश्किल परिस्थितियाँ हो आपके सामने, आपको कठिन परिस्थितियों में सही फैसला लेने की आपके सामने क्षमता भी होनी चाहिए। कहीं को भी थारो बुरो टाइम चल रहे हो, कहीं की भी परिस्थितियों थे भावनात्मक रूप से टूट रहे हो, लेकिन थारा कर्मचारी थाना हर समय प्रेरित करके रखना है।